हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, लेक्चर 2 के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कवर किए हुए थे। और उसके बाद हम लोगों ने जाना कि एलिमेंट क्या है और एटम क्या है। लगभग हम लोग लेक्चर 2 के अंतर्गत इतने टॉपिक को बाबू कवर किए हुए थे। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग लेक्चर 2 के अंतर्गत जितनी भी पढ़ाई हुई उसका शॉर्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। यदि आप रिवीजन नहीं करके आएंगे तो फिर आपको आगे का चीज समझने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसलिए प्रयास करना है कि जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो आपको पहले वाला क्लास का बाबू रिवीजन करके आना है। तो आइए हम लोग एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। आपको बताया गया था कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री के संदर्भ में आपने जाना कि केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना, प्रकृति एवं उनके उपयोग का प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं। फिजिकल साइंस की वैसी शाखा को बाबू हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स थे, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल के अंतर्गत जितने भी वैज्ञानिक आए और उन्होंने जो भी नियम या सिद्धांत को दिया, इन सभी को हम लोग बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। विल्हेम ऑस्टवार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का फादर कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाबू हम लोग 118 एलिमेंट में केवल एक सिंगल एलिमेंट कार्बन का अध्ययन करते हैं। तो जिसमें हम लोग कार्बन एवं कार्बन से बनने वाले यौगिक का अध्ययन करेंगे। ऐसे शाखा को हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ्रेडरिच वॉलर को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या बोलते हैं, फादर कहते हैं। जब हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक का मतलब है कि जब हम कार्बन का अध्ययन कर चुके हैं तो कार्बन के अतिरिक्त शेष जितने भी एलिमेंट बचते हैं उस सभी एलिमेंट एवं उसके कंपाउंड का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंतर्गत करेंगे उसको बोलते हैं बाबू हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अल्फ्रेड वर्नर को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोले थे, फादर कहे थे। क्लियर है आपका। जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट चूंकि पदार्थ का कैसा रूप है, पदार्थ का शुद्ध रूप है। इसका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से होता है। मतलब आप जिस एलिमेंट की बात करेंगे प्रॉपर उस एलिमेंट के अंदर केवल उसी का परमाणु होगा, ना कि किसी और एलिमेंट का। यदि आप मैग्नीशियम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम एलिमेंट के अंदर केवल मैग्नीशियम का ही परमाणु होगा, ना कि किसी और एलिमेंट का। यदि आप कैल्शियम एलिमेंट की बात करेंगे तो कैल्शियम एलिमेंट के अंदर केवल कैल्शियम का ही परमाणु होगा, ना कि किसी और एलिमेंट का। तो आप बेसिकली ये समझेंगे कि जिसका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और इसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, आपको यह बताया गया था। इसकी जब हम विशेषता की बात करेंगे तो विशेषता में आपको बताया गया था कि यह पदार्थ का शुद्ध रूप होता है, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तीसरा, इसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। चौथा, प्रत्येक एलिमेंट की एक निश्चित परमाणु क्रमांक होती है। जितने भी एलिमेंट हम देखते हैं उन सभी एलिमेंट का एक प्रॉपर एटॉमिक नंबर होता है और उस एटॉमिक नंबर के आधार पे हम उस एलिमेंट को पहचानते हैं। जैसे यदि हम एटॉमिक नंबर 12 बोलते हैं तो आप समझ जाते हैं हम मैग्नीशियम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। यदि हम एटॉमिक नंबर 13 बोलते हैं तो आप एल्युमिनियम समझ जाते हैं। तो बेसिकली प्रत्येक एलिमेंट का एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है जो उस एलिमेंट का की जानकारी देती है हमको। उस एलिमेंट को हम समझ पाते हैं कि यदि एटॉमिक नंबर 13 है तो हम जो है एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है बाबू उस एलिमेंट के एक एटम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यदि हम केवल Mg लिखते हैं तो हम मैग्नीशियम के एक एटम की बात कर रहे हैं। यदि हम Al लिखते हैं मतलब हम एल्युमिनियम के एक एटम की बात कर रहे हैं। यदि हम Mg लिख रहे हैं मतलब मैग्नीशियम के एक एटम की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल उस एलिमेंट के एक एटम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब हम एटम को देखते हैं गौर से तो एटम क्या था, एटम किसी भी तत्व का वह सबसे छोटा कण होता है जो उस तत्व के लगभग सभी गुणों को अपने अंदर क्या रखता है, बनाए रखता है। ठीक है,
तो बेसिकली तत्व के विषय में यह मान्यता थी कि यह सूक्ष्मतम है और अविभाज्य है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है और नॉन डिविजिबल पार्टिकल्स है। सूक्ष्मतम तो आज भी सही है, लेकिन अविभाज्य क्या हो गया, गलत हो गया। लगभग 100 दशक तक बाबू यह मान्यता रही कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक जब आए तो उन्होंने यह सिद्ध किया कि परमाणु एक नॉन डिविजिबल पार्टिकल्स नहीं है, परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। और परमाणु का डिवाइड किया गया तो उन्होंने पाया कि परमाणु के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, 3 मौलिक कण हैं, और उस 3 मौलिक कण को उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों मौलिक कण परमाणु में कहां पर है, इसके लिए प्रयोग किया गया। उस प्रयोग में पाया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ, जिसे हम कक्षा बोलते हैं, उस कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के कहां होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं। तो आपको लगभग पिछले क्लास में बाबू इतना चीज की जानकारी दी गई थी। आप सभी बच्चे ईमानदारी से घर में पढ़े होंगे, मैं आशा करता हूं। आज के लेक्चर के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड क्या है, कंपाउंड बनता कैसे, मॉलिक्यूल क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। तो लगभग बाबू हम लोग आज 4 टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं सभी बच्चों को सूचित कर दूं कि बाबू आप सभी अपने सामने एक कॉपी, एक कलम लेकर बैठ जाएंगे। हमारे साथ साथ आप भी रब करेंगे, फेयर करेंगे। यदि फेयर नहीं कर पाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि आप बाद में क्या करेंगे, उसे फेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आप क्वेश्चन लगाएंगे बाबू कि कंपाउंड क्या है, यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, आइए। सबसे पहला एक स्टार लगाएंगे, कंपाउंड यौगिक। यौगिक क्या है, आप सभी जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का केवल सिंबल उस एलिमेंट के एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। कहीं भी आपको कहीं भी केवल सिंगल एलिमेंट दिख जाए, जैसे मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca, तो आप समझिएगा कि हम वहां पे एलिमेंट की बात करें, मतलब परमाणु की बात करें। लेकिन कभी भी यदि आपको 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक साथ दिख जाए बाबू, तो समझिएगा वो कंपाउंड है। ये पहचानने का एक सिंपल नियम है कि कहीं पर भी आपको यदि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट एक साथ दिख जाए तो समझ जाइएगा वो आपका क्या है, कंपाउंड है। जैसे देखिए, जब हम देखते हैं H2O, ठीक है, जब हम देखते हैं CO2, जब हम देखते हैं अमोनिया NH3, जब हम देखते हैं H2SO4, जब हम देखते हैं Al2O3, ये सब आपका बाबू कंपाउंड है। सर कैसे, तो आपको बताया है कि जब भी आपको 2 या 2 से अधिक एलिमेंट बाबू एक साथ दिख जाए, समझ जाएगा वो क्या है, कंपाउंड है। जैसे हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल बनाया, कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु मिलकर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 3 परमाणु मिलकर क्या बना, अमोनिया। तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कहीं भी आपको एक साथ दिख जाए तो वो कंपाउंड है। अब ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड है क्या, डिफिनेशन तो हम बाद में जानेंगे। पहले आपको समझना है कि कंपाउंड बनने के लिए पहले क्या क्या चाहिए। आपको हम दैनिक जीवन में हमेशा एक एग्जांपल देते हैं, खीर वाला। ठीक है, कोई भी 2 पदार्थ लीजिएगा, 2 पदार्थ का रेशियो लीजिएगा, एक निश्चित अनुपात होनी चाहिए, और दोनों अनुपात वाले पदार्थ को आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे और कोई तीसरा नया पदार्थ बनेगा। बेसिकली ये प्रोसेस हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन जो नया पदार्थ बना उसको हम लोग एज ए कंपाउंड देखते हैं। ठीक है, जैसे समझिएगा आप, आपको याद रखना है कि कंपाउंड बनने के लिए,
कंपाउंड बनने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जो एलिमेंट चाहिए, मिनिमम वो कितना होना चाहिए? आपको बाबू कम से कम 2 एलिमेंट तो होना ही चाहिए। यदि 2 से कम एलिमेंट को आप लेंगे तो कंपाउंड आप नहीं बना सकते। तो मिनिमम आपको कम से कम कितना एलिमेंट की आवश्यकता होगी? 2 एलिमेंट। इसके बाद इन दोनों एलिमेंट का जो रेशियो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रेशियो, अनुपात, वो फिक्स होना चाहिए, यानी निश्चित होना चाहिए। यदि अनुपात निश्चित नहीं होगा तब तक आप कंपाउंड नहीं बना सकते। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, रासायनिक संयोजन होना चाहिए। मतलब केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, दोनों को आप मिला के गर्म करेंगे तभी आपका कंपाउंड बनेगा। अब समझिए बाबू, जब आप 2 पदार्थ को लेते हैं, ठीक है, आप ऐसे एग्जांपल देखिए कि जैसे आपको खीर बनाना है, तो खीर बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या लेते हैं? चावल। एक साइड क्या लिए? दूध। अब दोनों, एक हाथ में आपका चावल है, एक हाथ में आपका दूध है, दोनों को आप मिलाएंगे, लेकिन अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित। यदि आप दूध और चावल के अनुपात को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका सही कंपाउंड नहीं बनेगा। सर ये कैसे? यदि बाबू आपका दूध बहुत ज्यादा हो गया और चावल आपने बहुत कम लिया तो भी खीर नहीं बनेगा, और यदि चावल ज्यादा ले लिया और दूध आपने कम लिया तो भी आपका कंपाउंड नहीं बनेगा। मतलब खीर बनने के लिए एक निश्चित अनुपात, जो भी पदार्थ आप लिए हुए हैं उसका अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित। और क्या दोनों पदार्थ को लेके यदि हम छोड़ दें तो क्या ये अपने आप खीर बनेगा? नहीं सर, दोनों पदार्थ को लेने के बाद आपको उसे गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करने के बाद तीसरा कोई नया पदार्थ बनेगा, वो हो गया आपका खीर। याद रखिए कंपाउंड में ठीक ऐसा ही होता है। जैसे आप जल बनाते हैं तो जल बनाने समय भी हाइड्रोजन H2 प्लस O2 आपस में रिएक्ट करेंगे एक निश्चित अनुपात के साथ, और क्या बनेगा? आपका जल बनेगा, H2O बनेगा। उसी प्रकार N2 प्लस 3H2 रिएक्शन में भाग लेगा और बन जाएगा 2NH3 अमोनिया। ठीक है, आप कर लीजिए 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2, बैलेंस कर लीजिए। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी बाबू कोई नया पदार्थ बनेगा, इस नया पदार्थ के बनने में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ना चाहिए, 2 से अधिक हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होगा। दोनों पदार्थ का रेशियो में अनुपात क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। और दोनों के बीच क्या होना चाहिए? रासायनिक अभिक्रियाएं होनी चाहिए। दोनों को आप जब तक गर्म नहीं करेंगे तो कोई तीसरा नया पदार्थ नहीं। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि सर आखिर कंपाउंड बनता क्यों है? कंपाउंड बनने की आवश्यकता क्यों होती है? एक एक चीज को बाबू बहुत ही बारीकी जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। आप समझिए कि हमारे पास यदि कोई भी परमाणु है, चाहे वो हम मैग्नीशियम परमाणु की बात करें, चाहे वो हम कैल्शियम परमाणु की बात करें, चाहे हम एल्युमिनियम परमाणु की बात करें, कोई भी परमाणु बाबू स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। क्या बात कर रहा हूं? कोई भी परमाणु उदासीन अवस्था, सॉरी, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। और परमाणु चाहता है कि हम स्वतंत्र अवस्था में रहें। तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में तभी रह सकता है जब उसके अंतिम कोष यानी बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए बाबू आप एक चीज को, जैसे जब हम एल्युमिनियम की बात करेंगे तो एल्युमिनियम होता है 13, जब आप इसको लिखिएगा तो होता है 2 8 3। जब कैल्शियम को देखते हैं तो कैल्शियम के पास 20 एटॉमिक नंबर 2 8 8। मतलब सर किसी के भी अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है सिवाय अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस को छोड़ के। जितने भी नोबेल गैस होते हैं उसके अंतिम कोष में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, वो पहले से स्टेबल है। तो जो पहले से स्टेबल है, जिसके अंतिम कोष में ऑलरेडी पहले से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, उसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, मतलब वो स्टेबल है। लेकिन जितने भी परमाणु है वो स्टेबल नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, और वो चाहते हैं स्वतंत्र होने के लिए। अब स्वतंत्र होने का क्या रीजन है? सर स्वतंत्र वो तभी हो सकता है, वो स्टेबल तभी हो सकता है जब उसके अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब कोई भी तत्व का परमाणु चाहेगा कि हम अपने नियरेस्ट जो भी नोबेल गैस हैं
अपने निकटतम जो भी अक्रिय गैस है उसके समान अपने अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा हमारे अंतिम कोश में, हम क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, जबकि अणु क्या रहते हैं, आपके स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। अब जरूरी है कि इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का बाबू दो ही तरीका है, या तो आप किसी अगले से कुछ इलेक्ट्रॉन को उधार लीजिए, यानी आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण कीजिए, या इलेक्ट्रॉन का क्या कीजिए, त्याग कीजिए। इस दोनों केस में ही हम 8 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। एक छोटा सा बाबू एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। जैसे हम बात करते हैं, क्या ले एग्जांपल बताइए। देखिए आप, जैसे हम बात करेंगे Na प्लस Cl अभिक्रिया में भाग लेता है और बनाता है NaCl। लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है, बोलिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। Na है सोडियम परमाणु और यह है क्लोरीन परमाणु, दो अलग अलग परमाणु है, अभिक्रिया में भाग लेगा और बनाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। ये परमाणु है, मतलब ये भी स्वतंत्र नहीं है, ये भी परमाणु है, ये भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। कैसे सर, देखिए बाबू, सोडियम के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन सर, 2 8 1, 11 होता है इसका परमाणु संख्या, 2 8 1। क्लोरीन का होता है 17, तो 2 8 7। क्या लगता है आपको, क्या ये दोनों अभी स्टेबल है? सर ये दोनों स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। अब जब तक ये दोनों स्टेबल होगा नहीं तब तक ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। और याद रखिएगा, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में उदासीन परमाणु भाग नहीं लेता है, आयनिक परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब आयन तभी बनेगा जब ये स्टेबल होगा, और स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो सोडियम क्या करता है, अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ये अपने अंदर के 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन बाबू ये क्या करता है, लॉस करता है। और जैसे ये लॉस करेगा तब ये क्या हो जाएगा, Na प्लस। मतलब जो पहले उदासीन परमाणु था अब वो क्या हो गया, अब वो आयनिक परमाणु हो गया। जो परमाणु पहले अनस्टेबल था और अस्थायी था, अब वो क्या हो गया, अस्थायी हो गया। 2 और 8। और जो क्लोरीन पहले क्या था, उदासीन था, अब वो भी क्या हो गया, आयनिक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है। मतलब ये हो गया 2 8 8। तो ये भी पहले था अनस्टेबल, अब क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। तो Cl पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस। अब दो आयनिक परमाणु जो कि स्टेबल है, अब वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा और वो क्या बन जाएगा, NaCl। तो ये बेसिकली था परमाणु, और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका एक अणु बन गया। ये क्या बन गया, एक अणु। एक अणु किसका बना, सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड का कितना अणु बना बाबू आपके पास, तो सोडियम क्लोराइड का आपके पास बन गया एक अणु। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है, आपका एक अणु बनता है। अब ये जो अणु है बाबू वो आपका क्या है, स्वतंत्र है। ये जो अणु है आपका क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्या ये बात हमको समझ में आया? मतलब कोई भी तत्व का परमाणु अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आप समझिए ना कि यदि हमारे अंतिम कोश में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो हम अभिक्रिया में भाग क्यों लेंगे। नोबेल गैस जितने भी हैं, अक्रिय गैस जितने भी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सबके अंतिम कोश में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है। इसलिए हम लोग तो कहते हैं कि अक्रिय गैस अक्रियाशील होती है, मतलब ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। लेकिन जितने भी परमाणु होते हैं वो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होता है, और ये चाहता है कि हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। और स्टेबल ये तभी हो सकता है जब इसके अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए ही तत्व के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और जब दो एलिमेंट आपस में भाग लेंगे एक निश्चित अनुपात के साथ और तीसरा नया पदार्थ बनेगा, तो ये हो गया आपको कंपाउंड। तो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या कहलाएगा, आपका अणु कहलाएगा। तो ये सोडियम क्लोराइड कितना अणु हो गया। क्या बाबू आपको यहां तक समझ में आया? अब प्रॉपर डिफिनेशन लिखते हैं, अब समझिएगा। जब इतना आप समझ गए तब प्रॉपर आप डिफिनेशन लिखेंगे। यहां से पदार्थ का
वैसा शुद्धतम रूप जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन के पश्चात हुआ हो यौगिक कहलाता है। यौगिक कहलाता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पदार्थ का वैसा शुद्धतम रूप, या पदार्थ का शुद्ध रूप था। जब क्लासिफिकेशन किए थे, पदार्थ का वर्गीकरण किए थे, तो बताए थे कि पदार्थ का शुद्ध रूप में हमारा कौन आता है? यौगिक, जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्व, मिनिमम दो, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, तो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, अनुपात हमेशा बाबू निश्चित होना चाहिए कंपाउंड के अंदर। यदि अनुपात निश्चित नहीं होगा तो कंपाउंड नहीं बना सकते। अनुपात में रासायनिक संयोजन के क्या होना चाहिए? पश्चात हुआ, उसे लोग क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए बाबू आप। एग्जाम्पल हो सकता है आपका जैसे जल, जिसे आप क्या बोलते हैं? H2O। सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक कर सकते हैं आप, सोडियम क्लोराइड NaCl। अमोनिया को बोलते हैं NH3। ये सब आपका क्या है? कंपाउंड एक्सेप्ट। आप बाबू इसको समझेंगे, इसको आप नोट नहीं करेंगे, केवल आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तो नोट कीजिए पहले आप। हो गया, ऊपर समझेंगे बाबू आप यहां से। देखिए यहां पे आपको याद रखना है कि बाबू किसी भी यौगिक का अणुसूत्र, किसी भी यौगिक का अणुसूत्र उस यौगिक के एक अणु को, यानी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। मतलब से, मतलब कि किसी यौगिक का अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल देखिए बाबू, जैसे हम लिखेंगे H2O यानी जल। ये जो जल है बाबू, इस जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यानी H2O जल के, या ऐसे कर दीजिए H2O जो है ये बाबू आपके जल के कितने अणु दर्शा रहा है? याद रखिएगा, जल के एक अणु को, एक मॉलिक्यूल को दर्शा रहा है। एक मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी यौगिक का अणुसूत्र हो, चाहे वो अमोनिया हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, बोरेक्स हो, ब्लीचिंग पाउडर हो, जिप्सम हो, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। हमेशा आपको ध्यान में रखना है बाबू ये सब। जैसे हम बात करेंगे NH3,
जब हम NH3 लिखते हैं इसका मतलब हो गया कि हम अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल की बात करें बाबू? हम अमोनिया के एक मॉलिक्यूल की बात करें। यदि हम लिखते हैं CO2, इसका मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड के कितनों की बात कर रहे हैं? याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं? एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। समझ गए आप लोग? यदि हम बात करेंगे CaCO3, इसका मतलब हम कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उस कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल को क्या करता है बाबू? रिप्रेजेंट करता है। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत? अब गलती से यदि कोई आपसे विशेषता पूछ दे तो बहुत आसान है लिखना। आप इसके डिफिनेशन से इसकी विशेषता निकाल सकते हैं। क्या क्या? तो ध्यान दीजिए बाबू, आपको मैं इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बाबू, आपका छूटना नहीं है। तो आप ये निश्चिंत रहेंगे इस चीजों को लेकर कि हमारा कुछ भी टॉपिक छूटना नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा बाबू आपके, ठीक है? चलिए, कंपाउंड का पहले हो गया डिफिनेशन, उसके बाद आपको ये लिखना है, और यदि उसके नीचे आप लिख सकते हैं विशेषता तो आप विशेषता को लिखेंगे। कंपाउंड का विशेषता क्या है? जो सबसे पहला विशेषता है बाबू कि इसमें दो या दो से अधिक तत्व, इसमें दो या दो से अधिक तत्व होते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। कंपाउंड बनेगा ही तब जिस उसके अंदर मिनिमम दो एलिमेंट हो। जब तक दो एलिमेंट नहीं होगा तो आप कंपाउंड नहीं बना सकते। तो कंपाउंड बनने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितना चाहिए बाबू? दो होना चाहिए। तो इसमें दो या दो से अधिक तत्व होते हैं। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह दोनों तत्व, एक दूसरे से रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। सर ये बात हमको समझ में नहीं आया, समझिए बात। ये दोनों तत्व एक दूसरे से रासायनिक बंध द्वारा कैसे जुड़े रहते हैं? जैसे यदि हम बात करेंगे, ध्यान दीजिए बाबू, यहां पे H2 प्लस O2 अभिक्रिया में भाग लिया और क्या बना? H2O बना। H2 प्लस I2 अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या बनता है? 2HI बनता है। बैलेंस कर दीजिए, 2H2 प्लस O2 2H2। ध्यान दीजिएगा बाबू, आपको क्या लगा कि ये जो दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? दो परमाणु। इसका कितना परमाणु? दो परमाणु। दोनों परमाणु आपस में रिएक्ट करेंगे, एक निश्चित अनुपात में क्या बनेगा? 2HI बनेगा। हाइड्रोजन का दो परमाणु, यहां पे ऐसे चार है, बैलेंस करने के बाद अभी आपको समझना है कि हाइड्रोजन, अभी ऐसे समझिए आप, अभी केवल ऐसे समझिए। हाइड्रोजन का दो परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु के साथ रिएक्ट करेगा एक निश्चित अनुपात में, और क्या बनेगा? जल बनेगा। तो हमने क्या लिखा कि यह दोनों तत्व एक दूसरे से रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का दोनों परमाणु, हाइड्रोजन के अंदर कितने परमाणु है? दो परमाणु। तो ये H और H के बीच बाबू बॉन्ड है। H और H के बीच कैसा बॉन्ड है? तो H और H के बीच सहसंयोजी बंधन है। आप आगे पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, सब पढ़ाएंगे बाबू आपको। तो H और H के बीच सहसंयोजी बंधन होता है। तो आप आगे पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर मध्यवर्ती किसे कहते हैं? इंटरमीडिएट। आप वहां जानेंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि पहला वाला बॉन्ड टूटेगा, फिर I और I के बीच बॉन्ड टूट रहा होता है, फिर ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे नया और तब बनता है 2HI। तो ये सब आपको आगे जानना है, अभी हम लोग उस पर इतना डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आप केवल इतना जानिए कि यह जो दो परमाणु है वो आपस में एक रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसा लगता है, चूंकि अभी आप क्लास 10th में हैं और अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं,
आपको ऐसा लगता है कि कोई भी दो पदार्थ लिए, अभिक्रिया हुई और तीसरा नया पदार्थ बन गया, परंतु ऐसा होता नहीं है। रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता नहीं है। रिएक्टेंट से पहले जाता है कहां पे, मध्यवर्ती के पास, फिर मध्यवर्ती से जाता है कहां पे, प्रोडक्ट के पास। अब मध्यवर्ती क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, थोड़ा सा यदि मैं बताना चाहूं तो एक ऐसा अवस्था है बहुत कम समय के लिए जिसमें जो भी परमाणु आपस में पार्टिसिपेट किया है, भाग किया है, पहले उसका बॉन्ड टूटेगा, फिर नए तरीके से बॉन्ड बनता है। छोटा सा देख ही लीजिए बाबू आप, तो आप इस जगह से डाउट रह गया मेरे मन में। जैसे H2 है ना, तो पहले से H और H के बीच क्या है बाबू, बॉन्ड है। I2 है, मतलब I और I के बीच पहले से क्या है, बॉन्ड है। ठीक है, इस दोनों के बीच अभिक्रिया हो रही है। सबसे पहले क्या होता है बाबू कि H और H के बीच जो भी बॉन्ड है पहले वो टूटेगा। I और I के बीच जो भी बॉन्ड है वो पहले क्या होगा, टूटेगा। एट द सेम टाइम उसी समय पर H और I के बीच बॉन्ड बनेगा और पुनः दोनों मिलकर क्या बनाएगा, 2HI। फिर यहाँ पे H और I के बीच बॉन्ड बनेगा HI। फिर यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, HI, तो हो जाएगा 2HI। तो याद रखिएगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, फिर ये नया बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मध्यवर्ती। पहले ये प्रक्रिया होंगी, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सब खैर आपको आगे पढ़ना है। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि जो भी तत्व पार्टिसिपेट करेगा उसके अंदर, वो दोनों तत्व एक दूसरे से रासायनिक बंध द्वारा क्या है, जुड़े रहते हैं। तो H और H के बीच भी क्या है, रासायनिक बंध है। I और I के बीच भी रासायनिक बंध है। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन है बाबू। ठीक है, चलो अगला है आपका, इसका अनुपात निश्चित होता है। और ये बिल्कुल सही बात है बाबू। यदि आप अनुपात निश्चित नहीं लेंगे तब आप कंपाउंड नहीं बना सकते। ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूं। यदि आपको खीर बनाना है तो आपको दूध और चावल का अनुपात एकदम बराबर रखना पड़ेगा। और इसमें माता एक्सपर्ट होती हैं कि कितना चावल लेना है और कितना दूध लेना है, किस अनुपात में मिलाएंगे जो हमारा खीर बन जाएगा। हमें आता नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है कि आपको कंपाउंड के अंदर इसका अनुपात क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है। चौथा पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिएगा कि यौगिक का गुण उसके तत्वों से भिन्न होते हैं। ये बात तो लगता है बहुत बड़ा बात बोल दिए सर आप। क्या है बात, यौगिक का जो प्रॉपर्टीज है बाबू, यौगिक का जो गुण है उसके तत्वों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसका मतलब है कि सर जो खीर बना उस खीर का गुण चावल और दूध के गुण से बिल्कुल भिन्न है। आप समझिए, एक हाथ में है मेरे पास चावल, एक हाथ में है मेरे पास दूध, दोनों का गुण अलग अलग है। चावल को जब आप खाएंगे तो उसका अपना एक अलग स्वाद है, दूध को जब आप पीते हैं या खाते हैं तो उसका अपना एक अलग स्वाद है। इन दो अलग अलग स्वाद वाले पदार्थ को जब आप आपस में मिलाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, और इसके बाद जो भी बाबू आपका नया पदार्थ बना, उस नए पदार्थ का गुण इस दोनों के गुण से बिल्कुल भिन्न है। खीर का एक अलग ही स्वाद है, उसके स्वाद को चावल के स्वाद से कोई मतलब नहीं है, दूध के स्वाद से कोई मतलब नहीं है, मतलब उसका अपना एक अलग स्वाद है। ठीक वैसे ही जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रियाएं होती हैं और नया पदार्थ क्या बनता है, जल। तो इस जल का जो गुण है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से बिल्कुल अलग होता है। इस जल को इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। आप इसको ऐसे भी देखिए कि सर हमारा हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन को गौर से देखा तो ये गैस है। ऑक्सीजन क्या है आपका, सर ये भी गैस है। और दोनों रिएक्टर क्या बनाया आपका, H2O, और ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया आपका लिक्विड। सर ऐसा क्यों हो सकता है, जब दोनों गैस अभिक्रिया में भाग लिया तो तीसरा नया पदार्थ बनेगा वो भी गैस ही होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड का एक प्रॉपर्टीज है बाबू, कंपाउंड का एक विशेषता है कि जो भी कंपाउंड बनेगा उसका जो प्रॉपर्टीज होगा, उसका जो गुण होगा, विशेषता होगा, उसके मूल पदार्थ से बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा, बिल्कुल भिन्न होगा। क्लियर है, समझ गए आप लोग। चौथा पॉइंट को समझेंगे आप, क्या है सर चौथा पॉइंट, इसको मिटाऊं बाबू। ठीक है, आपको ये समझाने के लिए था।
चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है बाबू आपका, इसे केवल रासायनिक विधि द्वारा तोड़ा जा सकता है। सर बिल्कुल सही बात है कि कंपाउंड को हम लोग केवल रासायनिक विधि द्वारा ही तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर, एलिमेंट को क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, आपको बताए थे एलिमेंट सिंगल है, तोड़ते किसको है, जो डबल होगा। एलिमेंट तो खुद बेचारा सिंगल है, उसको क्या तोड़ना। तो कंपाउंड को हम केवल रासायनिक विधि द्वारा क्या करते हैं, तोड़ते हैं, बिल्कुल तोड़ते हैं। जैसे आपका जल है, इस H2O को हम लोग हाई इलेक्ट्रिसिटी जब देते हैं तो इसमें 2H2 अलग हो जाएगा बाबू आपका, और O2 क्या होता है, अलग होता है। AgCl2, सिल्वर क्लोराइड को जब आप तोड़िएगा तो Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा। आप बैलेंस कर लीजिएगा बाद में, 2Ag + Cl2, 2Ag + Cl2। ठीक है, तो ये इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को आप अलग अलग तोड़ सकते हैं केवल रासायनिक विधि द्वारा। तो ये था बाबू आपका क्या, प्रॉपर कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड को समझना इतना आसान है नहीं, आपको उसके लिए पूरा एकदम जागरूक होकर पूरा फोकस रहना है। ध्यान थोड़ा सा भी हटेगा दुर्घटना घट जाएगा। तो दुर्घटना ना घटे इसलिए आवश्यक है कि आपका पूरा ध्यान यहाँ पे बोर्ड पे होना चाहिए। इसके बाद हम लोग एटम को पढ़े, सॉरी मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे इसे। चलिए आगे देखेंगे आप, मिडाउन। अगर आप बाबू हेडिंग दीजिएगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अणु। सर ये अणु क्या होता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, समझ में नहीं आता मॉलिक्यूल है क्या। आज के बाद आप ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आज आप समझ जाएंगे कि मॉलिक्यूल आखिर होता क्या है। सर कैसे समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, मॉलिक्यूल को आप ऐसे समझिए बाबू कि मॉलिक्यूल पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। हमारे पास जितने भी पदार्थ हैं वो सभी का सबसे छोटे कण के रूप में हम लोग मॉलिक्यूल को देखते हैं। मॉलिक्यूल किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण होता है जो उस पदार्थ के लगभग सभी रासायनिक गुणों को अपने अंदर बनाए रखता है। तत्वों का सूक्ष्मतम कण परमाणु, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु, यौगिक का पदार्थ बोल देते हैं हम लोग कभी कभी। तो हमेशा याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण होता है जो उस पदार्थ के लगभग सभी रासायनिक गुणों को अपने अंदर क्या रखते हैं, बनाए रखते हैं। पहले मैं लिखूंगा, उसके बाद आप समझिएंगे। आप मेरे साथ यदि नोट कर सकते हैं तो करेंगे कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल किसी पदार्थ का मॉलिक्यूल किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण होता है। मॉलिक्यूल किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण होता है जो जो उस पदार्थ के जो उस पदार्थ के सभी रासायनिक गुणों को रासायनिक गुणों को बनाए रखता है। क्या लिखे बाबू हम लोग कि मॉलिक्यूल किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण होता है जो उस पदार्थ के
सभी रासायनिक गुणों को बनाए रखता है। बिल्कुल सही बात है सर। अब सवाल ये आता है कि सर मॉलिक्यूल बनता कैसे है, मॉलिक्यूल आखिर हम बनाएंगे कैसे? तो आपको अभी हम तुरंत बताए थे थोड़ा देर पहले कि जब दो या दो से अधिक परमाणु, क्या बोले, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। सिंगल एलिमेंट कहीं आपको दिख जाए तो वह क्या है, एटम है, परमाणु है, वो अणु नहीं है। तो किसी भी एलिमेंट का केवल सिंबल उसके परमाणु दर्शाएगा, और जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो बाबू वो आपका अणु बन जाएगा। ठीक है, आपको देखिए मैं करके दिखाता हूं। जैसे यदि आप, पहले मैं लिख ही देता हूं, ठीक है, याद रखेंगे कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनेगा, अणु। जैसे बोलेंगे हम, बताइए Mg, सर बोलेगा ये तो सर मैग्नीशियम का कितना परमाणु, मैग्नीशियम का एक परमाणु हो जाएगा सर, ये अणु नहीं होगा। लेकिन जब हम दो परमाणु जोड़ दें, जैसे MgCl2, अब यहां पे देखिए एक Mg हो गया मैग्नीशियम परमाणु, एक क्लोरीन परमाणु, तो ये जो दोनों मिलान बाबू, इसको बोलते हैं हम लोग एक अणु। मैग्नीशियम क्लोराइड का कितना अणु, एक अणु। दो परमाणु जुड़ने से क्या बन गया, एक अणु। जैसे Na है सर, ये हो गया आपका परमाणु। यदि हम बात करेंगे Cl का, तो सर ये भी आपका क्या हो गया, परमाणु। क्यों, क्योंकि आप बचपन में पढ़ाए हैं, क्या बचपन में पढ़ाए ना, पिछले लेक्चर में पढ़ाया आपको कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल उस एलिमेंट के वन एटम को रिप्रेजेंट करता है बाबू। लेकिन जब ये दो परमाणु आपस में मिलेंगे, जैसे NaCl, तो एक सोडियम परमाणु एक क्लोरीन परमाणु, तो इसको हम परमाणु अब नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड का कितना अणु, सोडियम क्लोराइड का एक अणु। उम्मीद है समझ गए होंगे कि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल बनता कैसे। जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है बाबू, आपका अणु बनता है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो अणु होते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं, ये जो अणु होते हैं मॉलिक्यूल, ये बाबू दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, ये अणु दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सर, सबसे पहला होता है बाबू आपका एलिमेंट मॉलिक्यूल, एलिमेंट मॉलिक्यूल, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तत्व का अणु। तत्व का अणु। और दूसरा होता है बाबू आपका कंपाउंड मॉलिक्यूल, कंपाउंड मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं यौगिक का, यौगिक का। अब एलिमेंट मॉलिक्यूल क्या है और कंपाउंड मॉलिक्यूल क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है सर। चलिए, एलिमेंट मॉलिक्यूल समझिएगा, तत्व का अणु। याद रखिएगा बाबू, तत्व का अणु उसको कहते हैं जिसका निर्माण, जिसका निर्माण एक ही प्रकार के एटम के मिलने से हुआ, एक ही प्रकार के एटम, एक ही प्रकार के एटम के मिलने से हुआ। उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोले सर, जिसका निर्माण एक ही प्रकार के, यहां ध्यान दे बाबू क्या लिखे, एक ही प्रकार के एटम होना चाहिए। मतलब दो अलग अलग एटम नहीं होना चाहिए, एक ही प्रकार के एटम होने चाहिए। जैसे
जैसे यदि हम बात करेंगे बाबू O2, ध्यान दीजिएगा, O2, N2, H2, Cl2, ये सब पता है बाबू आपका क्या है? ये सब आपका है एक ही प्रकार के एटम। ऑक्सीजन कितना परमाणु? 2। तो हम क्या बोले थे, एक अगर केवल O होता तो परमाणु बोलते, ऑक्सीजन का 2 परमाणु जुड़ने से क्या हो गया? अणु हो गया। यही बात तो यहाँ लिखा हो बाबू, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु, 2 परमाणु जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? अणु बन जाएगा। तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु जुड़ने से क्या बन गया? ऑक्सीजन का ये अणु बन गया। ये भी अणु, ये भी अणु, ये सबको आप अणु पढ़ेंगे बाबू, ठीक है। तो 2 परमाणु के जुड़ने से अणु बनता है और इसका निर्माण एक ही प्रकार के एटम के मिलने से हुआ है। तो याद रखिएगा कि एलिमेंट मॉलिक्यूल, इसका निर्माण एक ही प्रकार के एटम के मिलने से होता है। और यहाँ पे एक ही प्रकार का एटम है, क्या कोई अलग अलग एटम है? क्या नहीं सर, ऑक्सीजन का ही एटम है, नाइट्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही है, Cl ही है, ठीक है। तब सर फिर कंपाउंड क्या है? तो याद रखिएगा कि इसका निर्माण दो अलग अलग एटम के मिलने से हुआ है। क्या लिखे हैं? इसका निर्माण 2 अलग अलग एटम, मतलब 2 अलग अलग एटम मिलेगा तो क्या बन जाएगा? वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे देखिए बाबू, जैसे हम बोलेंगे H2O, आप ध्यान दीजिएगा बाबू, आप यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम, बताइए 2 अलग अलग एटम है कि नहीं? 2 अलग अलग एटम मिला है। यहाँ पे क्या है? एक ही प्रकार का एटम है, ऑक्सीजन का ही 2 एटम, नाइट्रोजन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, क्लोरीन का 2 एटम। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 अलग अलग परमाणु है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु के मिलने से जल का कितना अणु बना? 1 अणु बना। यदि हम बात करेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अणु बना? 1 अणु बना। यदि हम बात करेंगे बाबू क्या बोलिए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, बहुत सारा है, NH3 लेते हैं, अमोनिया। तो नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 3 परमाणु के मिलने से अमोनिया का कितना अणु बना? 1 अणु। सर 1 अणु क्यों बोल रहे हैं? हाँ, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला उस कंपाउंड के 1 अणु को बाबू क्या करता है? दर्शाता है, ठीक है। बहुत सारा है बाबू आपका ETC एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको बेसिकली मॉलिक्यूल को ही समझना है कि मॉलिक्यूल का 2 टाइप है। आप इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं समझने के लिए, जैसे बाबू हमारा H2 है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन बना हुआ कैसे बना है सर? 2 हाइड्रोजन का एटम के, 2 हाइड्रोजन के एटम से, एटम के मिलने पर, जुड़ने पर क्या बनता है आपका? एक मॉलिक्यूल बना, ठीक है। यदि आप लेते हैं O2, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। यहां पे क्या हो गया कि 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के जुड़ने पर या मिलने पर क्या बनता है बाबू? एक मॉलिक्यूल बनता है। और यदि आप H2O की बात करेंगे, यहां पे क्या होगा? यहां पे 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन के जुड़ने से क्या बनेगा आपका? जल का कितना अणु? जल का 1 मॉलिक्यूल। समझ में आया बाबू आपको कि 2 प्रकार का होगा, एक तत्व का अणु, तो ये सब क्या है आपका? तत्व का अणु, और ये क्या हो गया आपका? यौगिक का अणु। तो बस उम्मीद करते हैं बाबू कि आपको ये समझ में आया होगा। आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं बाबू कि आज आपको लगभग ये समझ में आ गया कि कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कंपाउंड की विशेषता क्या है, एटम क्या है, एटम को, सॉरी एटम कहते हैं बाबू आपको, मॉलिक्यूल क्या है,
अब मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं, तत्व का अणु और यौगिक का अणु। तत्व का अणु जिसका निर्माण एक ही प्रकार के एटम के मिलने से हुआ, यौगिक का अणु जिसका निर्माण दो अलग अलग एटम के मिलने से हुआ। तो बेसिकली आपको ये सारा टॉपिक आज समझा दिया गया। उम्मीद करते हैं कि ये जितना भी बात बाबू आपको बताया गया लगभग आप समझ चुके हैं। लेकिन आप सभी बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि केवल हमारा क्लास देखने से या पढ़ने से कभी भी तैयारियां नहीं होती है बाबू। हम हर साल 200 बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि उसमें टॉप लगभग 40 बच्चा हो पाता है, 160 बच्चा फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट तो लगभग सभी हैं लेकिन टॉप नहीं कर पाते। रीजन क्या है? आप घर में पढ़ते नहीं। आपको घर में पढ़ना पड़ेगा, घर में मन लगा के मेहनत कीजिए, घर में मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आप जितना ज्यादा घर में सेल्फ स्टडी करेंगे रिजल्ट उतना ज्यादा होगा। हम सभी लोग आपके टॉपिक को आसान रूप भाषा में आपको समझा सकते हैं, आपको सिखाने का काम कर सकते हैं, लेकिन बाबू पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। आपके लिए हम तो पढ़ेंगे नहीं, आपको मैं सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ना हमेशा आपको पड़ेगा। तो घर में मन से पढ़िए, और जब भी आप नेक्स्ट क्लास करते हैं प्रयास कीजिए कि आप पहले का 2 लेक्चर देख के ही या ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यदि आप पहले का चीज नहीं पढ़ेंगे तो आपको आज का चीज समझ में नहीं आएगा। तो लेक्चर 3 को देखने से पहले बाबू आप लेक्चर 2 और लेक्चर 1 को जरूर देखेंगे, ठीक है? एकदम सीरीज वाइज पढ़िए, पहले लेक्चर 1 पूरा पढ़िए, उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिर लेक्चर 2 पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, लेक्चर 3 पढ़िए, और आपका क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा। लेक्चर आएगा आपको अटेंड कर लेना है, ठीक है? चलिए, उम्मीद करते हैं ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए अपना ध्यान रखिए बाबू, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, धन्यवाद।